रिकॉर्ड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिसआर्ममेंट और आर्म कंट्रोल क्या होता है, किस तरह प्रकार का होता है, क्या क्या ट्रीटीज इसके अंदर आ जाती है, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इस क्लास में काफी सारे फैक्ट्स हम देखने वाले हैं। मैच द फॉलोइंग के रूप में आपके फॉरेन पॉलिसी में, आपके आईआर की थ्योरीज में, आपके आईआर के फैक्ट्स में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। राइट, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और सारी चीजों को काफी ध्यान से देखिएगा। हम शुरू करते हैं डिसआर्ममेंट एंड आर्म कंट्रोल्स। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं डिसआर्ममेंट की, तो डिसआर्ममेंट का अगर लिटरल हम बात करें इसके मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या हो सकता है, तो डिसआर्ममेंट का मतलब होता है निशस्त्रीकरण, कि हथियारों को कम करना। और आर्म कंट्रोल का मतलब होता है कि हथियारों को नियंत्रण में रखना या फिर हथियारों को आगे बढ़ने ना देना। अक्सर हम इसी बात में हमें कंफ्यूजन रहती है कि भैया डिसआर्ममेंट और आर्म कंट्रोल में अंतर क्या होता है। काफी बार हमें टीचर भी ऐसे मिलते हैं जो कि काफी बार बता भी नहीं पाते कि भैया डिसआर्ममेंट और आर्म कंट्रोल में अंतर क्या होता है। हम भी काफी बार जब उसको पढ़ते हैं या फिर अगर आपने कभी इसे पढ़ा होगा तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि शायद डिसआर्ममेंट का मतलब ये है कि हथियारों को खत्म कर देना और आर्म कंट्रोल का मतलब ये होता है कि हथियारों को कम रखना। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे काफी विस्तार से। सबसे पहले हमारे पास है डिसआर्ममेंट। डिसआर्ममेंट अगर हम बात करें ऐतिहासिक रूप से तो अधिकतर हम बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद से हमने इसकी बात शुरू की है कि ठीक है डिसआर्ममेंट होना चाहिए, हथियार कम किए जाने चाहिए, हथियारों की दौड़ में नहीं लगना चाहिए। राइट, हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही, या फिर अगर नॉर्मली अगर प्रेजेंट की बात करें तो हम वर्ल्ड वॉर 2 या फिर वर्ल्ड वॉर 1 या फिर कोल्ड वॉर की बात करते हैं। ठीक है, इस समय हमने हथियारों को काफी बढ़ाया है। लेकिन अगर बात करें मानव इतिहास की, तो मानव इतिहास जितना लगभग हम जानते हैं 2000 3000 4000 साल तक पुराना, तो हमने अक्सर यही देखा है कि जो राज्य रहे हैं, राजा रहे हैं, राज्य रजवाड़े या फिर जो कुछ भी रहे हैं, उन सभी ने एक ही कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा उनके हथियार बढ़ सकें। बेशक उनके पास न्यूक्लियर वेपन या फिर मिसाइल वगैरह नहीं थी, लेकिन जिस भी प्रकार से अपनी मिलिट्री को समझते थे उस प्रकार से उसकी वो बढ़ोतरी करते थे, उस प्रकार से उसकी संख्या को बढ़ाया करते थे वो। जैसे अगर हम बात करें, आपने अगर इतिहास में पढ़ा होगा कि इस राजा के पास इतने हाथी हुआ करते थे सेना में, जिस सेना के पास जितने हाथी हुआ करते थे वो उसकी जीत का प्रतीक था। अगर ज्यादा हाथी हैं तो ज्यादा जीत की संभावनाएं हैं, कितने घोड़े हैं, कितने पैदल सैनिक हैं, कितने घुड़सवार हैं, कितने धनुषबाण हैं, कितने तलवारें हैं, वे सारी चीजें निर्धारित करती थी कि आप युद्ध जीतोगे या नहीं जीतोगे। तो ये जो बात है कि भैया जो आर्म स्ट्रगल है, जो ये बात है कि हाँ हथियारों की दौड़ जो लगी हुई है, ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल पुरानी बात है, हजारों सालों से चलती आ रही है। हमने हमेशा से अपने हथियार बढ़ाए ही हैं। चाहे जब हमें धनुष्बाण का ज्ञान हो तो हम धनुष्बाण की संख्या को बढ़ा रहे हैं, तलवारों को ज्ञान है तलवारों की संख्या बढ़ा रहे हैं, आगे जाके हमने घुड़सवारों का इस्तेमाल करना शुरू किया तो घोड़े कितने हैं, रथ कितने हैं, हाथी कितने हैं, फिर आगे जाकर आपकी तोपें कितनी हो गई। वे सारे चीजों के आधार पर आप अपनी हथियारों की गणना करते थे कि हाँ आपके पास कितने हथियार है और हथियारों के आधार पर आपके पास कितनी शक्तियां हैं। और ये बात तो स्वाभाविक है ही, ये बात तो हम जानते हैं ही कि अगर एक राज्य अपने हथियारों को बढ़ा रहा है तो दूसरा राज्य भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने हथियारों के बढ़ाने की दौड़ में लग जाता है और दोनों अपने हथियार बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आज के समय की, अगर हम बात करें 1900 के बाद की, तो ये बात हमें मुख्य रूप से देखने को मिली है। पहले भी थी, जब इंडिया में आपके यूरोपियंस आए थे, पुर्तगाल आए थे, डच आए थे, आपके ब्रिटेन से इंग्लैंड के लोग आए थे, सब जब आए थे इन्होंने भी अपने हथियार को बढ़ाया है। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की, वर्ल्ड वॉर 2 की, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 ये ऐसे युद्ध थे जहां पर हम पहली बार बड़े स्तर पर मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे हथियारों के रूप में। उससे पहले तो हम अधिकतर तोपों पर निर्भर थे, कुछ गोलियों पर निर्भर थे, तलवारों पर, धनुषों पर निर्भर हुआ करते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 ऐसे युद्ध थे जहां पर हमने बड़े स्तर पर मशीनों का इस्तेमाल किया, टैंकों का इस्तेमाल किया, एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, जो कि हमने इससे पहले कभी किया ही नहीं था। तो अधिकतर जो आपको देखने को मिलता है कि हम हथियारों की दौड़ में हम लग गए, वो आपका वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 रहा है। और इनसे भी आगे बढ़कर हमने देखा कोल्ड वॉर के दौरान, जहां पर कोल्ड वॉर के दौरान आप जानते हो 1945 में न्यूक्लियर वेपन आ चुका था यूएसए के पास, और फिर 1949 में न्यूक्लियर वेपन आ चुका था यूएसआर सोवियत यूनियन के पास। अब क्या था कि इन दोनों में होड़ लग गई थी कि भैया विश्व के ऊपर कौन बैठेगा, विश्व में अपना प्रभुत्व कौन जमाएगा, कौन सुपर पावर बनकर उभरेगा। अब देखो अपनी शक्ति को दिखाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, हथियार दिखाना। हथियार जिसके पास ज्यादा होंगे वो शक्तिशाली देश आपको कहलाएगा। तो बस ये हथियारों की दौड़ में लग गए, और हथियारों की दौड़ को छोटी मोटी नहीं, काफी बड़ी दौड़। मैंने आपको पहले ही बताया था बैलेंस ऑफ पावर में कि बैलेंस ऑफ पावर स्थापित की जाती है, और उसको स्थापित करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो हथियारों की दौड़ में लग जाओ या फिर हथियारों को कम करने की दौड़ में लग जाओ। तो ये हथियारों की दौड़ में लग गए, किसके पास कितने वेपन होंगे। मान लीजिए यूएसए के पास 5 न्यूक्लियर वेपन थे। अब सोवियत यूनियन ने सोचा कि भैया मेरे पास तो एक ही न्यूक्लियर वेपन है, तो मुझे 5 न्यूक्लियर वेपन करने पड़ेंगे मिनिमम, तब जाकर मैं इसके जितना शक्तिशाली बन पाऊंगा। तो उसने 6 न्यूक्लियर वेपन कर लिए। ठीक है, अब यूएसए को पता लगा भैया इस पास 6 न्यूक्लियर वेपन है, हमसे एक ज्यादा है, मतलब हमसे ज्यादा पावरफुल हो गया, चलो हम 10 कर लेते हैं।
ठीक है, इसको पता लगा भाई 10 हैं, चलो हम 15 करेंगे, हम 20 करेंगे, 100 करेंगे, 150 करेंगे, 1000 करेंगे, 2000 करेंगे, और इस प्रकार से कर करके इन पर हजारों की संख्या में न्यूक्लियर वेपन होते चले गए। और केवल न्यूक्लियर वेपन ही नहीं, इनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थे, इनके जो समुद्री टॉर्पीडोज की बात कर ले, युद्धपोतों की बात कर ले, हम फाइटर जेट की बात कर ले, बॉम्ब्स की बात कर ले, और भी अलग अलग प्रकार के हथियारों की बात कर ले, इन्होंने सब प्रकार के हथियारों की संख्या काफी बड़ी गति से बढ़ाए हैं। कोल्ड वॉर के दौरान ये सारी चीजें आपकी हो रही थी। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें टॉपिक तो हमारा भैया डिसआर्मामेंट है, फिर हम आर्मामेंट क्यों देख रहे हैं? तो देखो, आर्मामेंट ही तो कारण है जिसकी वजह से डिसआर्मामेंट की तरफ हम बढ़ना शुरू कर रहे हैं, या फिर डिसआर्मामेंट का टॉपिक उजर कर आ रहा है। अगर हमारे पास इतने हथियार ही ना होते, कि हमें डर ही ना होता कि भैया इनके हथियारों के चलने से पृथ्वी का नाश हो सकता है, पूरा देश खत्म हो सकता है, पूरा विश्व खत्म हो सकता है, मानव सभ्यता विलुप्त हो सकती है, अगर हमें इस बात का खतरा ही ना रहता, तो शायद हम निशस्त्रीकरण की बात करते ही ना। और इसीलिए हम देखते हैं कि निशस्त्रीकरण की जो सबसे पहले जो बात आती है ना आपकी बड़े स्केल पर, वो आपके कोल्ड वॉर के दौरान ही आती है, क्योंकि उस समय तक आपका न्यूक्लियर वेपन आ चुका था इंसानों के पास, और सबसे बड़ा डर यही था कि भैया न्यूक्लियर वेपन लाखों लोगों को एक ही झटके मार सकता है, और ऐसे में जब हम काफी सारे न्यूक्लियर वेपन करने जा रहे हैं, तो ऐसे में तो पूरा विश्व, पूरी मानव सभ्यता खत्म हो सकती है। इस डर के कारण हमने काफी बड़े स्तर पर डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया और इसकी बातों को आगे रखा। हालांकि इससे पहले जब युद्ध खत्म होता है ना, मतलब आज से अगर 100 साल पहले, 2 साल पहले, 3000 साल पहले अगर हम बात करें, जब जब युद्ध खत्म हुआ है, तो हारने वाली पार्टी के पास हर बार ये शर्त रखते हैं कि आपको अपने हथियार कम करने पड़ेंगे। तो ये भी तो एक प्रकार से डिसआर्मामेंट ही है, कि जिससे उनकी शक्ति कम हो जाए, कि आप इतने से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकते, इतने ज्यादा मिलिट्री नहीं रख सकते। वो सब चीजें क्या है? वो सब चीजें भी आपके डिसआर्मामेंट का पार्ट है। लेकिन जिस स्तर पर वो डिसआर्मामेंट हो रहा था, वो काफी कम था, उसकी तो बातें भी इतनी कुछ खास हुआ नहीं करती थी, वो तो कंट्री अपने हिसाब से बातें किया करती थी। लेकिन आज के समय जब हम बात करते हैं, तो एक व्यापक सिद्धांत आपका बन चुका है, व्यापक रूप से इसको डिस्कस किया जाता है डिसआर्मामेंट के रूप में। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि कोल्ड वॉर के दौरान एक काफी बड़ा, भारी मात्रा में विकास हुआ है हथियारों का। हम न्यूक्लियर वेपन की बात कर ले, आईसीबीएम की बात कर ले, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब समझ रहे हो ना आप, कि कॉन्टिनेंट के बीच में, मतलब एक कॉन्टिनेंट से आप मिसाइल लॉन्च करो और दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती है। सोचो कितने हजारों की, कितने हजार किलोमीटर की उसकी रेंज होगी। ये सब चीजें हमें हमें हमारे सामने देखने को मिल रही थी। इसके अलावा हम बात कर ले बायोलॉजिकल वेपन्स की, केमिकल वेपन्स की, ठीक है, थर्मल वेपन्स की। ये सब वेपन ऐसे हैं जो कि इंसानों के लिए घातक हैं, मानवीयता से भी दूर चले जाते हैं। इन सबको बैन करने वाली बातें, ये सब चीजें हमें यहीं पर देखने को मिलती है। और इसकी आवश्यकता ठीक है 1945 के बाद काफी महसूस हुई। नेहरू जी भी काफी बार कहते हैं कि मेरा डिसआर्मामेंट होना चाहिए, निशस्त्रीकरण होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक स्पोर्ट की बात करें, एक बिंदु की बात करें कोल्ड वॉर के दौरान, कि भैया वहां पर जाकर सबसे ज्यादा इसकी बात होने लगी, वो था आपका 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। शायद मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया है, या फिर शायद नहीं बताया है। तो यहाँ पर क्या था, ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, जहां पर एक तरफ आपका यूएसए था और एक तरफ आपका यूएसएसआर था। कल मैंने आपको बताया था किस प्रकार से प्रोक्सी वॉर होते हैं। प्रोक्सी वॉर जहां पर हम डायरेक्ट ना लड़कर अपने प्यादों को, अपने प्रतिद्वंदी को, या फिर अपने सहयोगी को लड़वाते हैं, अपना प्रतिनिधित्व बनाकर। तो यूएसए के नीचे क्यूबा नाम का देश है। सोवियत यूनियन ने क्या किया, सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करवा दिए। अब सोचो, जहां यूएसए को पता लगा भैया क्यूबा में न्यूक्लियर वेपन है, वो भी सोवियत यूनियन के, इनको तो कान खड़े हो गए कि भैया हमारे कान के नीचे, हमारी नाक के नीचे आपने न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर लिया। वही कोल्ड वॉर की बात है, जहां पर दोनों में काफी द्वंद था, काफी लड़ाई हुआ करती थी। अब यूएसए ने बोला कि भैया आप यहाँ से न्यूक्लियर वेपन निकालो, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यूक्लियर वेपन होने का मतलब हमारी सुरक्षा पर खतरा है। सोवियत यूनियन ने बोला कि आपने जो टर्की में मिसाइल लगा रखी है ना हमारे खिलाफ, उसको आप हटाओ यहाँ से, जुपिटर मिसाइल, तब जाकर हम अपने यहाँ से न्यूक्लियर वेपन को हटाएंगे। और ये इतनी टेंशन भरी स्थिति हो गई थी यहाँ पर, लगभग 1962 में अक्टूबर की बात है ये, कि एक स्थिति यहाँ पर ऐसी आ गई थी। हम जब कोल्ड वॉर को देखेंगे, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को हम पढ़ेंगे, तब उसमें जानेंगे हम कि एक स्थिति यहाँ पर ऐसी आ गई थी कि भैया न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होने वाला था, न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाली थी। अब आप खुद सोचकर देखो, जहां पर एक बार न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई, फिर तो क्या ही बचता। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा रही कि किसी एक काफी नॉर्मल, काफी छोटे कारण की वजह से वो न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाया। और जब दोनों सेनाओं को, दोनों देशों को पता लगा भैया न्यूक्लियर वॉर हम शुरू करने वाले थे, वो भी बेकारण, बिना किसी कारण के, तो इन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, भैया हम क्या करने वाले थे, तो विश्व खत्म हो जाता एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से। फिर ये दोनों अपने बीच में एक टेलीफोन की रेड लाइन या फिर हॉट लाइन जिसे हम कहते हैं, वो बिछाते हैं, जिससे डायरेक्ट हम कम्युनिकेट कर सकें। अब इस समय काफी हद तक सबको रियलाइज हो चुका था कि भैया अब अगर हम थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन कर देते, थोड़ा सा हम मिस्टेक कर देते, तो अब यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाती और 1962 में ही आपका वर्ल्ड वॉर थर्ड हो जाती और आपका सारा विश्व खत्म हो सकता था। तब जाकर ये डिबेट और बढ़ गई कि हमें
निशस्त्रीकरण करना चाहिए, हमें हथियारों की दौड़ से वापस आना चाहिए, हथियारों को कम करना चाहिए। और फिर यहीं से हम देखते हैं अलग अलग ट्रीटीज होनी शुरू होती है जो कि ये कहती है कि हथियार कम किए जाएंगे, थोड़े हम कम करें, थोड़े तुम कम करो। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता इसलिए कि अलग अलग युद्ध होते हैं और उन युद्ध की वजह से काफी नुकसान होता है। पहले तो नुकसान काफी कम हुआ करते जब आपके तीर कमान तलवारें हुआ करती थी, लेकिन आज के समय आपको नुकसान काफी हो जाता है, काफी हद तक देश बर्बाद हो जाते हैं, पूरा शहर का शहर विध्वंस हो जाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आर्मामेंट कर रहे हैं, हथियारों की दौड़ में लग रहे हैं, उसकी वजह से संभावना बढ़ती जा रही है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और डिसआर्मामेंट करना, आर्म कंट्रोल करना एक प्रकार से आवश्यकता बन चुकी है मानवता की शांति, जिससे शांति स्थापित हो सकती है, जिससे सभी का जीवन सुरक्षित हो सकता है और मानव विकास हो सकता है। अगर वॉर हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा। राइट। अब देखो, आप हमारे पास अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, रियलिज्म, लिबरलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहते हैं आपके डिसआर्मामेंट और आर्म कंट्रोल के बारे में। और अधिकतर हम ये चीजें जानते भी है कि हाँ इनका क्या मानना होगा और क्या मानना इनका नहीं होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। एग्जाम में आपसे स्टेटमेंट्स के रूप में पूछा जा सकता है। तो पहली आपकी है रियलिज्म। रियलिज्म आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट के बारे में क्या समझते हैं। यथार्थवादी बोलते हैं कि भैया हथियार रखना तो काफी जरूरी है ना, अगर आपके पास हथियार ही नहीं होगा तो आप अपनी रक्षा कैसे कर पाओगे, तो इसलिए हथियार जरूरी है राज्य की सुरक्षा के लिए। और अगर हम बात करते हैं निशस्त्रीकरण की, डिसआर्मामेंट की, हथियार खत्म कर दो, तो वो बेकार बात है, वो गलत बात है, वो मूर्खतापूर्वक बात है, क्योंकि अगर आप अपने हथियार कम करोगे तो आपको दुश्मन तो हथियार कम नहीं करेगा। और जहां पर आपके पास हथियार कम हुए और आपके दुश्मन को लगा कि इसके पास इतने कम हो चुके हैं हथियार कि ये हम पर हमला भी नहीं कर पाएगा, तो डायरेक्टली आप पर हमला करेगा और आपको निस्तनाबूद कर देगा, आपके राज्य के अस्तित्व को खत्म कर देगा। इसलिए यथार्थवादी बोलते हैं भैया डिसआर्मामेंट वगैरह कुछ नहीं है, हथियार जितने हो उतने बेहतर है। वही ऑफेंसिव रियलिज्म वाले, अपनी सुरक्षा तो करनी ही है। लिबरलिज्म सपोर्ट करते हैं डिसआर्मामेंट को, निशस्त्रीकरण को, कहते हैं कि भैया निशस्त्रीकरण होना चाहिए, हमें हथियारों की आवश्यकता क्यों है, इधर भी इंसान है उधर भी इंसान है, फिर हम लड़े क्यों। वही आपका आदर्श वाली बात है। तो निशस्त्रीकरण पर ही ध्यान देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई जाए जो कि निशस्त्रीकरण और आपके शस्त्र नियंत्रण पर ध्यान दे। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद वाले कहते हैं कि हथियार नुकसान देंगे या फिर आपको फायदा देंगे, यह आपकी अवधारणा पर, आपकी पहचान पर निर्भर करता है। अब याद कीजिए मैंने आपको समझाया था कि एक तरफ यूएसए है और यहाँ पर यूके हो गया, यहाँ पर कौन है, नॉर्थ कोरिया हो गया। तो यूके के पास अगर 500 न्यूक्लियर वेपन है और नॉर्थ कोरिया के पास अगर 5 न्यूक्लियर वेपन है, तो यूएसए के लिए खतरे की बात कौन सी होगी, यूएसए के लिए खतरे की बात 500 न्यूक्लियर वेपन यूके वाले नहीं है, खतरे की बात 5 न्यूक्लियर वेपन है वो भी नॉर्थ कोरिया के। तो ये क्या है, ये अवधारणा पर निर्भर करता है, हमारी पहचान पर निर्भर करता है। यहाँ पर पहचान है मित्रता वाली कि भैया यूके तो हमारा मित्र है, हमारे हम पर कभी हमला नहीं करेगा, उल्टा हमारी मदद के लिए आएगा। नॉर्थ कोरिया दुश्मन है, ये हम पर हमला कर सकता है, तो इसलिए वो 5 जो नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन है उससे ज्यादा डरता है एज कम्पेयर टू 500 न्यूक्लियर वेपन यूनाइटेड किंगडम के। अब आर्मेंट और डिसआर्मेंट में कैसे रिलेट करोगे आपसे, अगर यूके के पास न्यूक्लियर वेपन की संख्या बढ़ रही है तो यूएसए के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मित्र है, इसकी संख्या बढ़ेगी तो इसकी पावर बढ़ेगी। इसका अगर न्यूक्लियर वेपन बढ़ रहा है तो इसके लिए चिंता की बात है, क्योंकि ये दुश्मन है। तो आपकी पहचान क्या है, आपका मित्र, दुश्मन, ये सब चीजें क्या है, ये निर्धारित करती है कि हाँ आर्मामेंट होना चाहिए फिर डिसआर्मेंट होना चाहिए। अगर हमारे फेवर में बात जा रही है तो डिसआर्मेंट बेकार होता है, हमारे फेवर में बात नहीं जा रही तो डिसआर्मेंट अच्छा होता है। अब देखो, आप डेफिनेशन यहां पर देखिए, आप अपने एग्जाम में भी इसको लेकर आ सकते हो। Disarmament refers to the reduction, limitation, or elimination of arms, armed forces, and war-related infrastructure through voluntary or negotiated agreements aimed to reduce chances of war and promote global peace। अब देखो कितनी सुंदर, कितनी बेहतर डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है जो कि सारे आयाम को कंट्रोल या फिर सारे आयाम को एक्सप्लेन कर रही है। जैसे क्या बोला गया यहाँ पर, 3 पार्ट में डेफिनेशन लिखी गई है। पहला पार्ट कहता है कि डिसआर्मेंट का मतलब है क्या करना, जो आपके पास हथियार हैं और जो आपके पास सेना है या फिर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी बिल्डिंग या फिर ऐसा सामान, साजो सामान जो कि युद्ध के लिए काम आता है, उन सब चीजों को कम करना या सीमित करना या फिर पूरी तरह से खत्म कर देना। किस प्रकार से, या फिर खुद की मर्जी से या फिर समझौता करके, ठीक है, जिससे क्या हो, युद्ध की संभावना कम हो जाए और अंतरराष्ट्रीय या फिर वैश्विक शांति की स्थापना हो। वही तो लिखा है यहाँ पर कि निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से या फिर एक समझौते के माध्यम से अपनी सेना, अपने हथियारों को या फिर ऐसे साजो सामानों को जो कि युद्ध में काम आते हैं उनको कम करना, उनको सीमित करना या फिर उनको खत्म कर देना पूरी तरह से, ये आपका डिसआर्मामेंट कहलाता है। अब देखो आगे एक और लाइन लिखी हुई है कि इसका फोकस ये है कि हमारे हथियार खत्म हो जाएं, जो हमारे पास हथियार है फिर किसी और के पास भी जो हथियार है वो पूरे रूप से खत्म हो जाए, ये उसका प्रयास रहता है। ठीक है,
जबकि आर्म कंट्रोल में क्या होता है, आर्म कंट्रोल कहता है कि हथियार आगे ना बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 100 अभी वेपन है, 100 मिसाइलें हैं, तो डिसआर्मेंट कहेगा कि इसको कम करो, इसको 50 करो, इसको 25 करो, इसको 0 कर दो। आर्म कंट्रोल कहेगा कि भैया 100 है, 100 रहने दो, अब 101 नहीं होने देंगे हमसे। समझ रहे हो? डिसआर्मेंट हमको पीछे लेकर जाता है, कम करता है, और आर्म कंट्रोल हमें आगे जाने से रोकता है। अब बेनिफिट क्या होते हैं डिसआर्मेंट का? तो सबसे पहले बेनिफिट आपको ये निकल कर आता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो यथार्थवाद जो कहता है कि तनाव बना हुआ है, सब एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, और विश्वास ना करने के कारण एक द्वंद बना हुआ है अपनी सुरक्षा को लेकर, कि कोई हम पर हमला ना कर दे, हमें अपनी सुरक्षा करनी है। अब जब हम डिसआर्मेंट की बात करते हैं, हथियारों को खत्म करने की बात करते हैं, तो ये जो द्वंद है कि भैया हमें कोई खत्म कर देगा, हमारा अस्तित्व मिटा देगा, हमारी कोई बात मानेगा नहीं, हमें कमजोर दिखाएगा, हम पर हमला कर देगा, ये सारी संभावनाएं काफी कम हो जाती है। ये सारी संभावनाएं कम होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो राज्यों के बीच में टेंशन है वो भी कम हो जाती है। और अब हथियार उसके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है, तो ऐसे में विश्वास उत्पन्न होता है कि हाँ उसने कम किए, मैं भी कम कर देता हूं। अब दोनों जब कम कर देंगे तो विश्वास आएगा एक दूसरे पर, और शांति स्थापित होने में सहायता मिलेगी। राइट? और जब हम हथियारों को बढ़ाना कम कर देंगे, हथियारों की दौड़ में नहीं लगेंगे, हथियारों की संख्या कम कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि हथियार हमारे पास कम होंगे, हमें हथियार खरीदने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी, हथियार की आवश्यकता, हथियारों की होड़ कम होगी, और इससे क्या होगा, हमारा जो डिफेंस बजट होता है वो कम होगा। डिफेंस बजट कम होगा तो जो यहाँ से पैसा निकल रहा है डिफेंस बजट का, वो हमारी डेवलपमेंट में लगेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। प्लस हथियार कम होंगे तो युद्ध की संभावना कम होगी, और मानवता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मानव नहीं मरेंगे युद्ध के कारण, तो मानवीय मान्यताओं को बढ़ावा मिलेगा, युद्ध संबंधित जो मूल्य होते हैं उनको पीछे छोड़ दिया जाएगा। इससे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बनेगी, और एक हमें स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर मिलेगा कि जहां पर स्थिरता बनी हुई है, युद्ध अक्सर नहीं होते हैं, शांति प्रिय तरीके से काम हो जाता है। ये सारे इसके फायदे हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फायदों के साथ साथ काफी सारे चैलेंजेस भी आते हैं, चुनौतियां आती हैं कि भैया क्या क्या चीजें बाधाएं बन रही है ये सब काम में। तो सबसे पहली बाधा तो यही है, जब यथार्थवादी बोलते हैं कि भैया विश्वास नहीं है एक दूसरे पर, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, बस ये है कि भैया इतना भरोसा है कि भैया वो मुझको कभी भी हमला कर सकता है, और अगर मेरे पास खुद के वेपन हो, खुद की शक्ति होगी, तो कोई मुझ पर हमला नहीं करेगा, बस इतना ही भरोसा है। अब भरोसा नहीं है एक दूसरे पर, इससे क्या होता है कि छुप छुप कर राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाते रहते हैं, जिससे कभी भी अगर समय आए तो हम कमजोर न रह जाएं। ठीक है? दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि चलो ठीक है, एक अगर मान भी गया कि मैं अपने हथियारों को कम करूंगा, लेकिन दूसरा क्या पता ना माने, दूसरा बोले भाई मैं तो अपने हथियार इतने ही रखूंगा। मान लीजिए अगर सोवियत यूनियन कहता है मैं अपने हथियार 900 कर लेता हूं, और यूएसए कहता है ठीक है मैं हथियार कम करूंगा लेकिन 900 नहीं करूंगा, 1000 तक ही रखूंगा। तो ये क्या है कि अब सोवियत यूनियन सोचेगा भैया मैं 900 कर रहा हूँ, 100 वेपन कम कर रहा हूँ, ये 5-10 ही कम कर रहा है, तो मैं तो बेवकूफ हूँ फिर, क्योंकि मेरे पास तो कम हो जाएंगे, शायद तो इसके पास भी तो नहीं होने चाहिए जितने मेरे पास हो, लेकिन ये तो बढ़ाकर रखे हुए हैं। तो ये क्या होगा, असिमेट्रिक, कि एक दूसरे के साथ जितने वेपन कम होने चाहिए उतने वेपन कम नहीं करते, कोई ज्यादा कर देता है, कोई कम कर देता है, इसकी वजह से भरोसा फिर से नहीं रह पाता, और इसमें बाधाएं आती हैं। जैसे यूएसए ने यही किया, अलग अलग जो न्यूक्लियर वेपन को कम करने की ट्रीटी होती रही, बैलिस्टिक मिसाइल को कम करने की ट्रीटी होती रही, सोवियत यूनियन ने तो अपने वेपन कम किए हैं, लेकिन यूएसए ने जो वेपन कम की है वो बराबर के कम नहीं किए, हमेशा ज्यादा ही रखे हैं यूएसए सोवियत यूनियन से। ये एसिमेट्री है। फिर है तीसरा, कि हम बातें तो कर लेते हैं, हम हथियारों कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो वेरिफिकेशन, ये फिर अब बात कर गारंटी अगर करते हैं ठीक है ये होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब देश आजाद है अपने आप में। काफी बार इन बातों को, हथियार कम करने की बातों को आदर्शवादी या फिर काल्पनिक समझा जाता है इस अराजकतापूर्ण वर्ल्ड में, कि अराजकतापूर्ण विश्व है और इसमें आप बात करते हो हथियारों के खत्म होने की, हथियारों के विलुप्त हो जाने की, ये काल्पनिक है और हास्य पदक है। इस प्रकार की बातें हमें देखने को मिल जाती हैं। अब देखो आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिसआर्ममेंट, ये निशस्त्रीकरण के कितने प्रकार होते हैं। अब देखो निशस्त्रीकरण केवल मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ मिसाइलें कम कर दी निशस्त्रीकरण हो गया, नहीं। मैंने आपको क्या बताया डेफिनेशन में, मैंने आपको कहा था कि जब हम कमी करते हैं किसी चीज की, जब हम हथियारों की या फिर सेना की या फिर ऐसे संसाधनों की जो कि युद्ध लड़ने में काम आते हैं, उनकी कटौती करते हैं, उनको कम करते हैं, उनको सीमित करते हैं, उनको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं अपनी इच्छा से या फिर समझौते के तहत, तब वो निशस्त्रीकरण कहलाता है। तो इस आधार पर हमारे पास काफी सारे निशस्त्रीकरण के प्रकार आ जाते हैं, जिनको इस क्लास में हम देख रहे हैं। पहला है आपका ह्यूमन डिसआर्ममेंट। अब ये क्या होता है कि मिलिट्री होती है, मिलिट्री में इंसान होते हैं, 1000-2000 फिर लाख 2 लाख सैनिक होते हैं। अब एक प्रकार से ये भी तो यही तो युद्ध लड़ते हैं, तो इनकी संख्या मैटर करती है। किसी देश के पास अगर काफी लाखों संख्या में सैनिक है और किसी देश के पास हजारों में सैनिक है, तो आप पता लगा सकते हो कि कौन सी सेना जीतेगी, कौन सी हारेगी। ऑब्वियसली इसके सैनिक ज्यादा है वो जीतेंगी। तो वो ये ह्यूमन डिसआर्ममेंट, जहां पर हम बात करते हैं कि आपको अपनी मिलिट्री के साइज को, आर्म्ड पर्सनल्स को कम करना पड़ेगा। अगर आपकी मिलिट्री में 10 लाख लोग हैं,
तो आपको 8 या 5 लाख लोग करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके पास लोग कम होंगे तो हथियार एक प्रकार से युद्ध लड़ने की संभावना अपने आप कम हो जाएगी। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान को बोला गया कि आप इतने ज्यादा अपने पास यहाँ पर सैनिक नहीं रखोगे। ये क्या आपको ह्यूमन डिसआर्ममेंट कहलाता है। और इसको ना जापानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी चिपका दिया गया था आर्टिकल 9 में कि जापान आर्मी नहीं रखेगा। 1947 की बात है। जर्मनी के साथ ऐसा किया गया, जर्मनी को बोला गया भैया आप हथियार नहीं रखोगे, आप सेना की संख्या कम करोगे 1919 में, जिसकी वजह से फिर बदले की भावना आई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में और फिर वापस से ही हुआ भी था। कन्वेंशनल डिसआर्मेंट, कल मैंने कन्वेंशनल शब्द का मतलब आपको बताया था। कन्वेंशनल शब्द का मतलब होता है पारंपरिक, कि पारंपरिक रूप से जो चीजें इस्तेमाल में आ रही है उनको कम करना, वो आपका कन्वेंशनल डिसआर्मेंट कहलाता है। कि रिडक्शन एलिमिनेशन ऑफ नॉन न्यूक्लियर वेपन, जैसे टैंक कम करना, मिसाइल कम करना, बंदूकें कम करना, ये सब आपके कन्वेंशनल में आ जाते हैं। जैसे नाटो वॉर्सो पैक्ट ने अलग अलग समय पर किया है 1990s के बाद, ठीक है। और जो इंडिया गया था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गई थी तमिल यहाँ पर श्रीलंका में तमिल टाइगर्स को ठिकाने लगाने, वो भी यही था 1987। न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट का मतलब है कि न्यूक्लियर वेपन को कम करना है, फिर उनको पूरी तरह से खत्म कर देना, एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन यूएसए और यूएसआर के द्वारा जो हुई थी, जो आपकी स्टार 1 स्टार 2 जो ट्रीटी हुई थी आपकी, वो यही थी कि न्यूक्लियर वेपन को कम किया जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1 1991 में जो होती है। और साउथ अफ्रीका ने अपना आप से, आज के समय में जानते हैं साउथ अफ्रीका के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन 1989 के आसपास उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका था, ऐसी संभावना बताते हैं। वो टेस्ट वगैरह कर रहा था, लेकिन उसने बाद में उन बातों को छोड़ दिया, बोला कि भाई शांति की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सोवियत यूनियन के विखंडन के बाद क्या किया गया, अब देखो सोवियत यूनियन के पास न्यूक्लियर वेपन थे, लेकिन जब वो विखंडन हुआ तो रशिया बना और 15 देश बने। अब न्यूक्लियर वेपन जहां पर डिप्लॉय कर रखे थे, अब वो उस देश के हो गए। तो अधिकतर जो न्यूक्लियर वेपन थे ना, वो सारे यूक्रेन के पास थे, सोचो। लेकिन यूक्रेन से ले लिए गए रशिया के द्वारा, ये बोलकर कि भैया यूक्रेन आप हमको सोवियत ये सारे न्यूक्लियर वेपन दे दो और आपकी सुरक्षा हम देखेंगे। अब देखो आज के समय वही रशिया यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ है। फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव डिसआर्मेंट। क्वांटिटेटिव बताता है कि संख्यात्मक, की जब हम संख्या को कम कर रहे हैं, किसी प्रकार के वेपन की जब हम संख्या को कम कर रहे होते हैं, तो आपका क्वांटिटेटिव डिसआर्मेंट कहलाता है। जैसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की संख्या को हम कम करते हैं। आपकी स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स जो आपकी साल्ट 1 1972 में जो आया था, यह आपका यही है। फिर आप इंटरमीडिएट मिसाइल को कम करने की बात करते हो, ये शॉर्ट रेंज वाली होती है, इसके नाम की टीटी 1987 में आई थी। फिर आता है क्वालिटेटिव डिसआर्मेंट। अब देखो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है हथियारों की संख्या को कम करना, राइट। क्वालिटेटिव का मतलब है गुण, गुण मतलब किसका इंपैक्ट कितना ज्यादा होगा। तो जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव, इसका मतलब ये है कि जिस हथियार का वेपन, जिस हथियार का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, उनकी संख्या को कम करना। अब आप खुद बताओ ऐसे कौन से हथियार हो सकते हैं जिनका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ता है। तो जैसे हो गया आपका वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि इसके एक बार प्रयोग से लाखों करोड़ों लोग एक बार में मर जाते हैं। जैसे आपका बायोलॉजिकल वेपन पर बैन लगाना। बायोलॉजिकल वेपन ऐसे होते हैं जैसे वायरस हो गया, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सेना के ऊपर गिरा और सेना एकदम से मर गई, ऐसा कुछ। जैसे कहते हैं ना कोविड को ये बायोलॉजिकल वेपन था, ऐसा कुछ। तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन आया था आपका 1972 में। फिर केमिकल वेपन्स पर बैन लगाना, ये भी डिसआर्मेंट का हिस्सा, जहां पर हम केमिकल वेपन्स को बैन कर दिया था हमने 1993 में। केमिकल वेपन्स का मतलब ये है कि मतलब ऊपर से आपने तेजाब गिर दिया, सोचो तेजाब गिर दिया, सेना तो वैसे ही जलकर मर जाएगी, आपने ऊपर से फोस्फोरस की बारिश करवा दी। अब आप बोलोगे सर फोस्फोरस की बारिश से क्या मतलब होता है। तो देखो फोस्फोरस की बारिश क्या होती है, उसे हम कहते हैं फायर रेन, मतलब आग की बारिश होती है फोस्फोरस की बारिश। जैसे होता है ना कि आप स्काई शॉट वगैरह जलाते हो तो ऊपर जाकर फटता है और लाइट दिखाई देती है आपको, तो फोस्फोरस होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो जलता है। जब उसकी बारिश होने लगे तो फोस्फोरस रेन कहलाती है, या फिर आपकी फायर रेन कहलाती है वो। ये सारी चीजें आपके केमिकल वेपन में आती है, इनका बैन कर देना। फिर न्यूक्लियर वेपन के बैन की तरफ बातें चलती रहती है। ये क्या आपके यहाँ पे क्वालिटेटिव डिसआर्मेंट। देन आपका जनरल डिसआर्मेंट। जनरल डिसआर्मेंट का मतलब ये होता है कि जब सब लोग निशस्त्रीकरण में, हथियारों की दौड़ को कम करने में, हथियार को कम करने में, उनकी संख्या को कम करने में, उनके प्रकार को कम करने में सहायता देते हो सब लोग मिलकर। जैसे आपका नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी सामने आई थी आपकी 1968 में, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये यही थी कि हम सब मिलकर एक ट्रीटी करते, समझौता करते, कोई किसी के न्यूक्लियर वेपन का विस्तार नहीं करेगा। विस्तार मतलब कोई किसी के न्यूक्लियर वेपन को बेचेगा नहीं, क्योंकि बेचने से क्या है कि संख्या बढ़ेगी, दूसरे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन आएगा और युद्ध का खतरा बढ़ेगा। तो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन अपने तक रखें और किसी को बेचे ना, किसी को उनका फॉर्मूला वगैरह ना दे, वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई थी आपकी। फिर केमिकल डिसआर्ममेंट आपका 1993 में, केमिकल वेपन कन्वेंशन।
फिर आता है आपका लोकल या फिर रीजनल डिसआर्ममेंट। अब इसमें क्या होता है कि आपका किसी एक क्षेत्र में हम हथियारों को कम करने की बात करते हैं। अक्सर ये तब होता है जब कोई युद्ध हुआ हो और युद्ध खत्म हो गया हो, जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है, जब भी युद्ध होता है तो लोकल या फिर रीजनल डिसआर्ममेंट करना पड़ता है कि पाकिस्तान भी अपने हथियारों को कम करे, इंडिया भी अपने हथियारों को कम करे। ठीक है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव एंड जनरल डिसआर्ममेंट ये है कि हर प्रकार के हथियारों को पूरी तरह से खत्म कर देना, ये कहलाता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्ममेंट। तो अधिकतर पूरे पूरे प्रकार के हथियारों को खत्म कर देना, जैसे यूएन का रेजोल्यूशन भी आया था जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्ममेंट के ऊपर 1959 में। लास्ट में आपका टोटल डिसआर्ममेंट, इसका मतलब ये है कि युद्ध संबंधित, हथियार संबंधित ऐसी सारी चीजें जो कि इस्तेमाल में आती है सबको खत्म कर देना, बिल्कुल निस्तनाबूद कर देना। ये आपकी आदर्शवादी प्रतीत होती है और कहते हैं कि कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। या आपकी दार्शनिक विचार है, दार्शनिक विचार है आपके, वास्तविकता में कभी संभव हो ही नहीं सकते आपके। राइट, इस प्रकार से हमने काफी प्रकार के डिसआर्ममेंट को देख लिया है इसमें।